हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी। एम लक्ष्मीकांत सर की हमने बुक स्टार्ट की थी जिसमें हमने 3 लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए। 4th लेक्चर है हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, ये शुरू करेंगे आज। सबसे ब्यूटीफुल पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कैसी है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को विदित होकर इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, अब मैं आप इस प्रस्तावना को थोड़ा डिफाइन कर दूं यहीं। ठीक, हमारी प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग जो हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया है ये क्या इंडिकेट करता है। सबसे पहले तो बात कि हम भारत के लोग क्या इंडिकेट करता है। पहला, भारतीय संविधान की जो शक्ति है वो भारत की जनता है, यानी कि भारतीय संविधान अपनी शक्ति भारत की जनता से प्राप्त करता है। पहली बात तो ये हम भारत के लोग डिफाइन करता है कि भारतीय संविधान अपनी शक्ति भारत की जनता से प्राप्त करता है। सेकंड, कि जो भारतीय संविधान सभा थी, संविधान निर्मात्री सभा थी जिसने संविधान का निर्माण किया, वो भारत की जनता के प्रतिनिधि थी, भारत की जनता की प्रतिनिधि थी। ठीक, दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि जो भारत का संविधान है वो भारतीयों द्वारा निर्मित किया गया है, यानी भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है, यानी भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया गया है, किसी विदेशी द्वारा नहीं किया गया है। तो हम भारत के लोग क्या इंडिकेट करता है, 3 चीज़ें इंडिकेट करता है कि भारतीय संविधान अपनी शक्ति भारतीय जनता से प्राप्त करता है, यानी भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, भारत की जनता। और दूसरी जो संविधान सभा थी उसकी भारतीय जनता की प्रतिनिधि थी। और तीसरा कि भारतीयों द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि हम भारत के लोग क्या इंडिकेट करता है। ठीक, सेकंड, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये वर्ड्स प्रस्तावना से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। प्रस्तावना से क्रोनोलॉजी पूछता है कि कौन सा वर्ड पहले है कौन सा वर्ड बाद में है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष इनके मतलब भी पूछे जाते हैं और क्रोनोलॉजी इनका ऑर्डर भी पूछा जाता है कि आगे पीछे कर देगा और आपको पूछेगा कहेगा कि इनको एक ऑर्डर में लगाइए। ठीक, और दूसरा इनके मीनिंग पूछे जाते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना से पूछा जाता है वो यह है कि कितने प्रकार के न्याय, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता और समानता संविधान द्वारा भारतीयों को, भारतीय नागरिकों को दी गई है। इज दैट क्लियर? समझ में आया किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न पूछा जाता है संविधान की प्रस्तावना से। ठीक, ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया है और ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आगे मैं आपको वर्ड बाय वर्ड डिफाइन करूँगी। ये डेट भी याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। मैं जब आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगी तो उसमें उस तरह जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीछे सब लगाऊंगी, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कि किस डेट को संविधान की प्रस्तावना को संविधान को अंगीकृत यानी निर्मित किया गया था। पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड। प्रस्तावना सबसे पहले जो लगाई गई थी संविधान में वो अमेरिका के संविधान में हमें मिलती है, वहीं से हमने लिया, यानी प्रस्तावना का जो हमने अंश है हमारे संविधान में वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। दूसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का आदर्श है, यानी प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का आदर्श है, उसके उद्देश्यों का उल्लेख करती है। ठीक, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, तदुपरांत अन्य देशों ने इसे अपनाया। भारत ने भी, ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया है कि भारत ने प्रस्तावना जो ली है वो किस देश के संविधान से ली है, तो अमेरिका के संविधान से ली है। और प्रस्तावना संविधान का परिचय है, परिचय का मतलब उसको बताती है कि हमारा संविधान कैसा है, किससे पता चलता है, हमारी प्रस्तावना से। और भूमिका है,
भूमिका, हम एसेज में भी लिखते हैं प्रस्तावना, तो प्रस्तावना को हम हेडिंग डालते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, भूमिका, कि जो हम अपने एसे में आगे लिखने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा हम भूमिका लिख देते हैं, किसमें, प्रस्तावना में। तो ये इसी तरह भारत की प्रस्तावना क्या है, परिचय है हमारे संविधान का, हमारे संविधान की भूमिका को बताती है, और संविधान का सार है, संविधान का सार यानी कि कंक्लूजन, निष्कर्ष जो है संविधान का वो क्या है, संविधान की प्रस्तावना। और के.एन. पालकीवाला, ये पीछे स्टेटमेंट पूछा गया है, ये हमारे चीफ जस्टिस थे, जस्टिस थे यानी जज थे, उन्होंने प्रस्तावना को क्या है, संविधान का परिचय पत्र, परिचय पत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव, आपको पता है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, संविधान सभा में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जो 22 जनवरी 1947 में पारित हुआ। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव, तो हमारी प्रस्तावना है उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमित और संशोधित कर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए हैं। पीछे आप प्रीवियस ईयर चेक करेंगे, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। इससे पहले समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं था। हालांकि इसके कुछ अंश संविधान में मिलते हैं, लेकिन प्रस्तावना में इन शब्दों का उल्लेख नहीं था। तो शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और इसके द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो प्रस्तावना से रिलेटेड थे, सारे पूछे गए हैं। आप एक बार इसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रस्तावना के तत्व। तत्व से मतलब होता है प्रस्तावना में क्या क्या पाया जाता है, प्रस्तावना हमें क्या बताती है। तो तत्व मैंने आपको बताया, संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग क्या इंडिकेट करता है कि जो भारत की जनता है वो संविधान की शक्ति का आधार है, या संविधान का जो शक्ति का स्रोत है भारत की जनता है, तो शक्ति का स्रोत बताता है। दूसरा, भारत की प्रकृति बताता है, भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, गणतंत्रात्मक है, लोकतंत्र है। तो किससे पता चलता है, ये संविधान की प्रस्तावना से पता चलता है। तीसरा, संविधान के उद्देश्य। संविधान में हमारे संविधान के उद्देश्य हैं कि भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, ठीक है। तो ये किस में बताए गए हैं, प्रस्तावना में बताए गए हैं। नेक्स्ट, संविधान के लागू होने की तिथि। संविधान कब लागू हुआ, ये किससे पता चलता है हमें, प्रस्तावना से, ठीक है। ये मैंने नोट्स में लिखा है। संविधान के अधिकार के स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, यानी संविधान की जो शक्ति का स्रोत है वो भारत की जनता है। भारत की प्रकृति कैसी है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था वाला देश है। उद्देश्य क्या है हमारे संविधान के, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं जो प्रस्तावना हमें बताती है। संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। लागू नहीं, जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था, ठीक, तो यहाँ लागू नहीं होगा, बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आया। प्रस्तावना के तत्व क्या है। नेक्स्ट है हमारा प्रस्तावना में मुख्य शब्द। प्रस्तावना में मुख्य शब्दों का उल्लेख जो किया गया है उसको यहाँ डिफाइन किया गया है। संप्रभु, संप्रभु मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। संप्रभु का मतलब होता है जब कोई देश, कोई संस्था अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होती है, अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होती है, तो वहाँ क्या होती है, संप्रभुता। इसी तरह भारत भी अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, बाहर का कोई देश इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, यानी युद्ध चल रहा था, तो उसमें एक यूरोपियन यूनियन, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आया था इंडिया के लिए कि इंडिया को रशिया से जो नेचुरल गैस है उसका इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने उसका जवाब दिया कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, यानी कि संप्रभु देश है।
हम अपने राष्ट्रीय हितों से संचालित होते हैं, इसीलिए कोई भी देश हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, आंतरिक या बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो यहाँ जो राष्ट्रीय हित की बात की गई है वो संप्रभुता से रिलेटेड है, यानी कि भारत एक संप्रभु देश है। तो संप्रभुता का मतलब आपको समझ आया। संप्रभुता का मतलब होता है जब कोई संस्था, कोई राष्ट्र, कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होता है। बाहर की जो शक्ति, बाहर का कोई राष्ट्र या कोई भी शक्ति उसके क्षेत्र अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकती, या वो आत्मनिर्भर होता है, कोई देश उस पर निर्भर नहीं होता। ठीक है, वो किसी देश पर निर्भर नहीं होता। भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ना ही किसी अन्य देश का डोमेनियन है। ठीक, भारत स्वतंत्र है, ना तो किसी देश पर निर्भर है, ना ही किसी अन्य देश का डोमेनियन है। ठीक, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है, भारत के ऊपर किसी और अन्य शक्ति का वर्चस्व नहीं है, जैसे कि पहले आज़ादी से पहले ब्रिटेन का था। समझ में आई बात? यह अपने मामले यानी कि आंतरिक और बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। हम अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को खुद डिसाइड करेंगे, कोई अन्य देश हमें नहीं बताएगा। यद्यपि वर्ष 1949 में 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की सदस्यता को स्वीकार किया था, लेकिन तभी हमने कहा था कि हम जो ब्रिटेन है वो हमारी भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करेगा। हमने कॉमनवेल्थ की सदस्यता ली है, लेकिन ये हमारी भारतीय संप्रभुता को हनन नहीं करता, प्रभावित नहीं करता। इसी तरह हमने यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की भी सदस्यता ली है, लेकिन वो भी हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और हमारी संप्रभुता को सीमित नहीं करता। ठीक है, एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर दावा छोड़ सकता है। जब आंतरिक और बाह्य मामलों में हम अपने आप को खुद डिसाइड करेंगे तो हम किसी क्षेत्र का अधिग्रहण, विदेशी सीमा का अधिग्रहण, हालांकि यह इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से होगा, और हम किसी पक्ष पर यानी जो हमारे भारतीय क्षेत्र है उस पर अपना हिस्सा या अधिकार छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं। संप्रभुता का मतलब समझ आया? जब कोई देश, कोई संस्था अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होती है वो कहलाती है संप्रभुता यानी सॉवरेन। इसलिए इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। ये सबसे बेसिक किसी कंट्री का नेचर होता है कि वो जब ही कोई स्टेट कहलाएगा जब वो संप्रभु होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा समाजवाद। समाजवाद का मतलब अगर हम एक आइडियोलॉजी में देखें तो समाजवाद का मतलब होता है उत्पत्ति के और वितरण के सभी साधनों पर जब सरकार का स्वामित्व होता है तो वहाँ समाजवाद कहलाता है। जैसे कि हम यूएसएसआर में देखते हैं। ठीक, समाजवाद का मतलब क्या होता है? जब उत्पत्ति और वितरण के सभी साधनों पर जब राज्य का यानी सरकार का स्वामित्व होता है, उसमें निजी हस्तक्षेप नहीं होता है, वो कहलाता है समाजवाद। या और अच्छे से डिफाइन करूं तो साम्यवादी समाजवाद, जैसे हम यूएसएसआर में देखते थे कि वहाँ पर समाजवादी साम्यवाद था, लेकिन हमने जो समाजवाद अपनाया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब होता है जहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी कि प्राइवेटाइजेशन भी होता है और उसका सार्वभौमिकरण भी होता है, यानी कि सरकारी क्षेत्र भी पाया जाता है, निजी क्षेत्र भी पाया जाता है, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, वहाँ होता है समाजवादी। एक तो इसका अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ ये होता है समाजवाद को हमने जिस रूप में अपनाया है उसका मतलब ये है कि भारत की गरीबी और जितना आर्थिक अंतर है अमीर और गरीब के बीच उसको कम करना, उसको भी समाजवाद बोलते हैं, यानी समानता स्थापित करना। इस परिप्रेक्ष्य में हमने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। ठीक, यही यहाँ पे मैंने नोट्स में डिफाइन किया है। नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। अगर आप बीए एमए कर रहे हैं तो उसका भी आपके पेपर का पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट है ये नोट्स। ठीक है, 1976 में यानी कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन से पहले 42वां संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन उससे पहले भी भारतीय संविधान में समाजवाद के लक्षण थे, बल्कि समाजवाद वर्ड तो यूज़ नहीं किया था लेकिन समाजवादी लक्षण थे। अब समाजवादी लक्षण मैंने आपको जब वो कराई थी संविधान की विशेषताएं वाला लेक्चर कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व 3 तरह के होते हैं, तो समाजवाद, गांधीवाद और दूसरे उदारवाद। तो समाजवादी लक्षण तो हमारे पास पहले से ही थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमने समाजवादी वर्ड को और जोड़ दिया। ठीक, समाजवाद के लक्षण डीपीएसपी में पहले से थे,
लेकिन वर्ड नहीं था जिसे हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा। ये यहाँ पे कह रहा है कि संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। ये स्टेटमेंट पीछे क्वेश्चन में पूछा गया है कि समाजवाद को जोड़ने से पहले क्या भारत में, भारतीय संविधान में समाजवादी लक्षण थे? तो थे। किसके द्वारा थे? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा, जहाँ समानता की बात की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट करके मैंने लिखा है, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। मैंने अभी आपको डिफाइन किया साम्यवादी समाजवाद क्या होता है। तो समाजवाद जिसे राज्य आश्रित समाजवाद भी कहते हैं, जिसमें उत्पत्ति और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन कर दिया जाता है। निजी संपत्ति नहीं होती, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, उसमें सब कुछ राज्य की संपत्ति होती है, राज्य का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के लक्षण मौजूद हों। पूंजीवादी का मतलब होता है जहाँ निजीकरण ज़्यादा होता है, समाजवादी जहाँ राष्ट्रीयकरण ज़्यादा होता है। लेकिन हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है जहाँ पे समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के लक्षण हैं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ साथ, मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ मौजूद रहते हैं। नोट्स बनाने हैं, नोट्स एग्जाम में काम आएंगे। ठीक, इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता, ये टाइपिंग मिस्टेक है, असमानता। ठीक, अवसर की असमानता को समाप्त करना है। अवसर की समानता का मतलब होता है सभी लोगों को समान अवसर मिले, योग्यता के आधार पर, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए? धर्म, लिंग, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए, ये कहलाती है अवसर की समानता। ठीक है, भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद, जिस पे यूएसएसआर टिका था, यानी कि जो साम्यवादी समाजवाद है उसी का रूप है मार्क्सवाद, और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। हमने राष्ट्रीयकरण को तो अपनाया है ना। ठीक, तो इसी तरह मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। गांधीवाद लोकतंत्र की बात करते हैं। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन को, यानी कि विकेंद्रीकरण को प्रमोट करते हैं, इसीलिए गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का मिला जुला रूप है। लेकिन हमारा जो समाजवाद है वो गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुका हुआ है। ठीक, समाजवाद अच्छे से समझ आया। समाजवाद किसे कहते हैं? हमारा समाजवाद साम्यवादी समाजवाद से अलग है, तो क्यों अलग है? हमने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है, तो क्यों अपनाया है? ठीक, क्लियर। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है, धर्मनिरपेक्ष को अगर हम अलग से देखें, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सर्वधर्म समान और सर्वधर्म सम्मान की भावना। ठीक, जहाँ हम सभी धर्मों को इक्वली देखते हैं, ना ऊंचा है कोई नीचा है, सब बराबर हैं, तो वहाँ होता है धर्मनिरपेक्ष। और अगर हम धर्मनिरपेक्ष को राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें कि धर्मनिरपेक्षता राज्य की क्या होगी, जब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता। राज्य में, जैसे भारत में है धर्मनिरपेक्षता, जब कोई राज्य किसी भी धर्म को एक पर्टिकुलर राज्य के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता, वहाँ होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हो गया? जहाँ किसी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है। ठीक, सभी धर्म समान है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जो हमें आर्टिकल्स, यानी जो हमें वो मिली हुई है, अधिकार मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट है हमारे, फंडामेंटल राइट, उन्हीं के आधार पर हम कहते हैं कि हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जैसे कि आर्टिकल 14 to 16 हमें समानता का अधिकार मिला हुआ है। समानता के अधिकार यानी कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो धर्मनिरपेक्षता हो गई। फिर इसके बाद 25 से 28 तक तो हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार मिले ही हुए हैं। फिर उसके बाद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के अधिकारों की व्यवस्था करता है। उसके बाद यूनिवर्सल सिविल कोड की व्यवस्था है आर्टिकल 44 में, जो सभी के लिए समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। हालांकि धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। इज दैट क्लियर?
समझ आया? ठीक। धर्मनिरपेक्षता संविधान में नहीं था, संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जो हमें अधिकार, फंडामेंटल राइट हमें दिए गए हैं यहाँ तक, उसमें धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है। नेक्स्ट आता है लोकतंत्र। भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है। हमारा देश डेमोक्रेटिक है। लोकतंत्र का मतलब होता है, अगर मैं अब्राहम लिंकन की जो कोट है उसमें बताऊं, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, वो लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र हमने जो व्यवस्था अपनाई है उसमें हमने लोकतंत्र को अपनाया है। लोकतंत्र का मतलब होता है ये संप्रभुता, यानी कि संप्रभुता के सिद्धांत, सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। ठीक। और लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जब जनता स्वयं शासन करती है, लेकिन ड्यू टू ह्यूज पॉपुलेशन ये शासन जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या है तो हर कोई तो अपना डायरेक्ट रिप्रेजेंटेट नहीं कर सकता अपने आप को। इसीलिए ये व्यवस्था वैसे स्विट्ज़रलैंड में है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र ज़्यादा देशों में नहीं पाया जाता। ज़्यादा क्या पाया जाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं और जनता के लिए कानून का निर्माण करते हैं। तो लोकतंत्र कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जब जनता स्वयं शासन करती है। अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया जब जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये मैंने डाला है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 तत्व हैं और इनका मतलब क्या होता है। ये मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं। यहाँ पे इन वर्ड्स के मतलब दिए होते हैं और आपको उससे मैच करना होता है। रेफरेंडम, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। रेफरेंडम का मतलब होता है, रेफरेंडम का मतलब होता है जब किसी देश की, जिस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उस देश की जनता किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्वेश्चन पर जनमत संग्रह करती है। यानी कि किसी विशेष राजनीतिक प्रश्न पर जब जनमत संग्रह कराया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? रेफरेंडम। तो इसको नोट करेंगे, यानी कि राजनीतिक प्रश्न पर जनमत। ठीक है। राजनीतिक प्रश्न पर जनमत क्या कहलाता है? रेफरेंडम। इसी तरह इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव है, VE, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहाँ की सरकार किसी समस्या के समाधान के लिए जब आधिकारिक रूप से कार्यवाही करती है, यानी ऑफिशियली एक्शन लेती है, तो वहाँ कहलाती है पहल। तो पहल का मतलब क्या होता है? समस्या के समाधान के लिए आधिकारिक रूप से कार्यवाही करना, यानी समस्या के समाधान के लिए आधिकारिक कार्यवाही, यानी ऑफिशियल एक्शन लेना। ठीक। रिकॉल का मतलब होता है प्रतिनिधि को वापस बुलाना या वापस बुलाना। एग्जाम में यही लिखा हुआ आता है, वापस बुलाना। क्लियर? नेक्स्ट है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह रेफरेंडम से अलग है, क्योंकि इसमें जनमत संग्रह कराया जाता है सामाजिक प्रश्न पर। किसी विशेष सामाजिक प्रश्न पर जब जनमत संग्रह कराया जाएगा उसे बोलेंगे जनमत संग्रह। लेकिन रेफरेंडम कब बोला जाएगा, यानी परिपक्ष कब बोला जाएगा? जब राजनीतिक प्रश्न पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। तो किसी सामाजिक, महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न पर, सामाजिक प्रश्न पर जनमत, क्योंकि यहाँ जनता प्रत्यक्ष से शासन करती है, इसीलिए जनता की विशेष महत्व है। तो समझ में आया? इसे नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मैंने आपको बताया जहाँ जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है और उसके चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए कानून का निर्माण करते हैं। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन जो कानून निर्माण का कार्य करते हैं, और इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि प्रतिनिधि
शासन करते हैं, इसलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी दो कैटेगरी होती हैं। पहला राष्ट्रपति के अधीन, जहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है जैसे अमेरिका में, और संसदीय जैसे ब्रिटेन और भारत में। ठीक है। अब संसदीय शासन सरकार, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था का मैंने आपको मतलब बताया था, जहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वहाँ संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में पूर्ण अलगाव होता है। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट धर्मनिरपेक्षता में रह गया। भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिम से अलग है। पश्चिम से क्यों अलग है? क्योंकि पश्चिम में राज्य और धर्म में पूर्ण अलगाव है, लेकिन हमारे यहाँ सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, पूर्ण अलगाव नहीं है। ठीक, तो एक पॉइंट इसमें और डालेंगे कि भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, तो इसके क्या लक्षण हैं? हम किस आधार पर कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो किस आधार पर कह सकते हैं? वयस्क मताधिकार, सभी को अधिकार मिला हुआ है मतदान का, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी प्रणाली व्यवस्था लोकतांत्रिक है। कानून की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, भेदभाव का अभाव है। ठीक, लेकिन लोकतंत्र का मतलब हम समझते हैं कि लोकतंत्र होता है कि जब हमने वोट दे दिया, और लोकतंत्र का मतलब यही होता है। नहीं, लोकतंत्र का मतलब होता है जब सामाजिक और आर्थिक रूप से भी लोगों की समान भागीदारी होती है, लोग सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी अधिक भागीदारी करते हैं, उस वहाँ पर होता है लोकतंत्र। जैसे कि हम समावेशी विकास की बात करें, समावेशी विकास का मतलब क्या होता है? जो भारत आर्थिक संसाधन है उनका वितरण इस तरह से हो कि हाशिए के अंतिम व्यक्ति तक भी उसका लाभ पहुंचे, यानी समाज के सभी लोगों तक संसाधनों का वितरण, सामाजिक तौर पर लोकतंत्र की स्थापना, और ऐसे ही आर्थिक लोकतंत्र यानी अर्थव्यवस्था में सभी लोगों की भागीदारी हो, तो उसे आर्थिक लोकतंत्र कहेंगे। तो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं होता, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी इसमें शामिल है। जैसे कि हमारे समाज में पेट्रियार्की पाई जाती है। पेट्रियार्की का मतलब होता है जहाँ महिला के ऊपर पुरुष की वर्चस्वता को स्वीकार किया जाता है, तो महिलाओं की भागीदारी कम हो जाती है, चाहे हम इकोनॉमिकली देख लें चाहे पॉलिटिकली देख लें। तो ये लोकतंत्र का हनन है एक तरीके से। तो इसीलिए समाज में भागीदारी महिलाओं की बराबर हो, इसे भी लोकतंत्र कहते हैं, सामाजिक लोकतंत्र। समझ में आया? लोकतंत्र सिर्फ वोट डालना नहीं है, इसका ब्रॉडर रूप होता है। तो लोकतंत्र आपको समझ में आया? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट है हमारा गणतंत्र। गणतंत्र मैंने आपको बताया था, गणतंत्र का मतलब होता है जहां देश का प्रधान निर्वाचित होता है। ठीक है। गणतंत्र हमने गणतंत्र व्यवस्था को अपनाया है क्योंकि हमारे जो प्रधान है देश के राष्ट्रपति, उनका निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचन चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, जैसे हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं राष्ट्रपति, और कहीं अगर प्रत्यक्ष रूप से भी निर्वाचित किए जा रहे हैं लेकिन निर्वाचन हो रहा है, तो वहाँ गणतंत्र है। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में दो प्रकार की होती है, एक तो राजशाही, जैसे यूके यानी ब्रिटेन में है। इसी वजह से तो हमारी जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है ब्रिटेन से अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराधिकारी व्यवस्था नहीं है, वंशानुगत जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ जो देश के प्रधान है उनका निर्वाचन होता है। जैसे आर्टिकल 52 कहता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। देयर शैल बी यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, 5 साल के लिए किया जाता है। कौन कौन भाग लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में? कौन कौन भाग लेता है? संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश में जहाँ विधानसभाएं हैं वहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो हमारे यहाँ गणतंत्र व्यवस्था है। अच्छा, अब ये तो पता है हमें कि सीधा कि जहाँ देश का प्रधान निर्वाचित होगा वहाँ गणतंत्र होगा, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा गया था, स्टेटमेंट दिया था ऐसी, तो उसमें ये सारे स्टेटमेंट दिया लेकिन ये नहीं था, उसमें था विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। तो जहाँ विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति होती है वहाँ भी गणतंत्र होता है। ये मैंने आगे नोट किया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि गणतंत्र वहाँ भी होता है जहाँ विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति होती है। तो गणतंत्र के दो मतलब होते हैं, जहाँ देश का प्रधान निर्वाचित होगा और दूसरा जहाँ विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति होगी। तो दोनों गणतंत्र के लक्षण हैं जो दोनों भारत में पाए जाते हैं।
इसीलिए हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। तो गणतंत्र का अर्थ क्या है? राजनीतिक संप्रभुता। किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में नहीं है, बल्कि लोगों के हाथों में है। लोगों के हाथों में कैसे है? क्योंकि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, इसीलिए इनडायरेक्टली जो सत्ता है वो लोगों के हाथ में आ गई, तो इसीलिए यहाँ पर गणतंत्र है। दूसरा, किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। कोई भी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं मिले हुए, ये भी गणतंत्र का एक लक्षण है। एग्जाम में यही पूछा गया था, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे कि हम देखते हैं पुराने प्राचीन काल में ब्राह्मणों को विशेष अधिकार मिले थे, इस तरह की विशेषता, इस तरह की व्यवस्था यहाँ नहीं है, इसीलिए गणतंत्र है। इसलिए प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय में बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए सार्वजनिक कार्यालय खुले हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ये मतलब होता है गणतंत्र का। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। इससे आगे जस्टिस, ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। और इसका रिवीजन भी करना है अच्छे से और इसके नोट्स भी बनाने हैं। थैंक यू सो मच।